हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके सामने इस वक्त मई जून 2015 का वेरिएंट नंबर 21 ओपन हुआ हुआ है और हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन 1 में कह रहा है मीरा प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2015। द ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू बैलेंस। ठीक है जी, आपको ऑफिस फिक्सचर्स दिए हुए हैं, उसकी कॉस्ट दी हुई है, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, ट्रेड पेबल्स आपको यानी क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड दिया हुआ है, ट्रेड रिसीबल्स दिए हुए, इन्वेंट्री गिवन है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल गिवन है। ठीक है, और कह रहे हैं प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको जल्दी से सारी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। ऑफिस फिक्सचर्स हमारे पास एट कॉस्ट कितने दिए हुए हैं, 18,000 दिए हुए हैं, हम 18,000 लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ऑफिस फिक्सचर्स है नॉन करंट एसेट, एसेट बाय नेचर एज अ डेबिट बैलेंस, इसलिए वो डेबिट साइड पे आएगा। इसके बाद ऑफिस फिक्सचर्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रिमेंबर ऑल प्रोविजंस हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है जी, वो क्रेडिट साइड पे हम इसको लिख देंगे 7200। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इसको 5400 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस बाय नेचर हैव अ डेबिट बैलेंस, इसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है जी, और बिकॉज इट्स अ प्रीपेड सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ करंट एसेट। ठीक है जी, तो उसके बाद ट्रेड रिसीबल्स हमारे पास डेटर्स 3700 लिखे हुए हैं, तो इसको ये भी करंट एसेट है, डेटर्स हमारे, इसको भी डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना दिया हुआ है 7800, इसको भी डेबिट साइड के ऊपर लिख दें क्योंकि ये इन्वेंट्री है, करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी, इसको क्रेडिट साइड पे लिख दें। और कैपिटल हैज़ अ क्रेडिट नेचर। ठीक है, इसको भी क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे हम। ठीक है, अब अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो डेबिट साइड आ रही है हमारी, उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 31,200। अगर मैं इसको टोटल करूं 18,000 प्लस 1520 प्लस 3700 प्लस 7800, राइट। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, अच्छा जी, अब इसको जब हम टोटल करेंगे तो 18,000 प्लस 1520 प्लस 3700 प्लस 7800। तो अगर मैं डेबिट साइड को टोटल करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है कितना, वो आ रहा है 31,020। ठीक है जी, और जो मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7200 प्लस 5400 प्लस 2600 प्लस 16,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 31,200। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का मकसद ये होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड है दोनों बराबर होनी चाहिए। इससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स प्रिपेयर हो जाती, मतलब पता चल जाती है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है लेजर्स की। ठीक है, अच्छा जी, तो ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इस वक्त डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। और वो डिफरेंस आ रहा है कितने का, 31,200 माइनस 31,020 अगर हम करें तो हमारे पास 180 का इस वक्त डिफरेंस आ रहा है। अब क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमसे कोई ना कोई एरर हुआ है, हमसे यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त नहीं हुआ हमसे ये एरर, बल्कि इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया हुआ है आगे जाके पता चलेगा कि एक एरर हुआ हुआ है। ठीक है ना, और उसको हमें फिर रेक्टिफाई करना होगा। लेकिन क्योंकि अभी हमें वो एरर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, हमें नहीं पता कि वो एरर क्या है, उसने अभी पार्ट ए के अंदर इस डेटा के अंदर प्रोवाइड नहीं किया हमें वो एरर, इसीलिए हम क्या करेंगे, आप याद रखिएगा जब भी ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा हो और वो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बैलेंसिंग अमाउंट डालें, तो 180 से हम ओपन करेंगे एक सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस नहीं होता और आपके पास एक एरर आ रहा होता है और आपने एरर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया होता, तो आप एक टेम्परेरी तौर पे एक सस्पेंस का अकाउंट खोलते हैं, यानी अभी एक तरह से सस्पेंस है, यू डोंट नो व्हाट द एरर इज। ठीक है, तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और इस 180 के डिफरेंस को वहां पे प्लेस कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। अच्छा जी, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें, अब ये दोनों बराबर आ देंगे 31,200 31,200, बस ये आप करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके वो कह रहा है कि ऑन इंस्पेक्टिंग द बुक्स, ठीक है जी, मीरा फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। अब इन्होंने एरर्स आइडेंटिफाई किए। वंस द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, नाउ दे फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, अ पेमेंट फॉर जनरल एक्सपेंसेस 750 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट बट हैड बीन रिकॉर्डेड इन द जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट एज 570। एरर नंबर 1। एरर नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 1000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द ऑफिस फिक्सचर्स अकाउंट, यानी कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया हमने फिक्सचर्स के अकाउंट में। अब इसको जरा समझते हैं, पहला वाला एरर देखते हैं। देखिए एरर नंबर 1 जो है, और वो कह रहा है कि एंट्रीज बनाएं और इसको करेक्ट करें, नरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। पहले वो कहता है कि
अ पेमेंट फॉर जनरल एक्सपेंसेस 750 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट, यानी कि हमने बैंक को राइटली क्रेडिट कर दिया है 750, बट हैड बीन रिकॉर्डेड इन द जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट एज 570। लेकिन हमने क्या किया, जब जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट किया तो 750 के बजाय हमने 570 पोस्ट कर दिया। पहले तो इसका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि 750 में से अगर मैं 570 माइनस करूं तो मेरे पास ये जो डिफरेंस आता है वो आता है 180 का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 180 से डेबिट साइड को अंडरस्टेट कर दिया। क्या कर दिया? 180 से डेबिट साइड को अंडरस्टेट कर दिया, क्योंकि मैंने 750 डेबिट करने के बजाय क्या डेबिट कर दिया? 570 डेबिट कर दिया। विच मीन्स, इसको जरा देख लेते हैं, हमें एंट्री बनानी क्या चाहिए थी? हमें एंट्री बनानी चाहिए थी जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए था हमें 750 से, और बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था 750 से। अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमने जनरल एक्सपेंसेस को 750 से डेबिट नहीं किया, बल्कि हमने जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट किया 570 से। इससे क्या हुआ कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो आपस में बराबर नहीं आ रहे, विच मीन्स कि अगर हम ये देखें कि हमारा डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है, यानी डेबिट साइड अंडरस्टेट हो चुकी है ट्रायल बैलेंस की बाय 180। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऊपर जो ये हमने एरर आइडेंटिफाई किया था 180 वाला, वो दरअसल ये एरर है जो मीरा ने किया था अपनी बुक्स में, जिसमें उसने जनरल एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर दिया था, जिससे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड अंडरस्टेट हो गई। क्योंकि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड अंडरस्टेट हो गई तो डेबिट साइड के ऊपर हमने सस्पेंस ओपन किया। अब ये तो हमने एरर आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये एरर है, लेकिन अब इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जनरल एक्सपेंसेस को 180 से डेबिट कर देंगे, ताकि वो जो अंडरस्टेट हुआ है वो वापस से अपने करेक्ट लेवल पे आ जाए, और सस्पेंस को हम रिवर्स कर देंगे। आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो मैं इसको अगर यहाँ पे मिटा दूं तो इसकी करेक्ट एंट्री ये बनेगी। क्या बनेगी? जनरल एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे 180 से, और सस्पेंस को हम क्रेडिट करेंगे 180 से, क्योंकि सस्पेंस जो था वो हमने पार्ट ए में डेबिट साइड पे ओपन किया था, विच मीन्स कि अब हमें इसको क्रेडिट करके इस सस्पेंस को ख़त्म करना होगा, सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना होगा। तो हम सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे एज 180 और डेबिट करेंगे जनरल एक्सपेंसेस को, जो कि अंडरस्टेट हुआ हुआ था। ठीक है जी, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई एरर करते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, उसके अंदर सस्पेंस ओपन होता है, और वो एरर्स जो होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने कोई एक एंट्री ऐसी की होती है जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा होता, जैसे कि हमने इस केस में देखा। तो होगा ये कि क्योंकि 750 की जगह हमने 570 पोस्ट कर दिया वहाँ पे, तो 180 से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई। अब जब 750 की जगह 570, तो जब 180 से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई, जब 180 से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई तो हमने 180 सस्पेंस को डेबिट किया किस पे? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे। अब उसे करेक्ट करने के लिए सस्पेंस क्रेडिट कर देंगे, और जनरल एक्सपेंसेस जो 750 की जगह 570 था उसमें 180 डाल के उसको वापस 750 की वैल्यू पे खुद ही आ जाएगा वो। ठीक है जी। नंबर टू जो एरर है स्टूडेंट्स, ये वो एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। उसकी वजह सुने, कहने जनरल एक्सपेंसेस 1000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द ऑफिस फिक्सचर्स अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जनरल एक्सपेंसेस पे किए और उसको हमने क्या किया? जनरल एक्सपेंसेस डेबिट करने के बजाय ऑफिस फिक्सचर्स में डाल दिया। ऑफिस फिक्सचर्स नॉन करंट एसेट है, जनरल एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस हैं, राइट? अब बात यह है कि दोनों की डेबिट नेचर है, एक्सपेंस की भी डेबिट नेचर है और फिक्सचर्स जो है हमारे ऑफिस फिक्सचर्स उनकी भी डेबिट नेचर है। तो चाहे मैं जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट करूं, ऑफिस फिक्सचर्स को डेबिट करूं, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर ही आएगी, क्योंकि चाहे मैं जनरल एक्सपेंसेस में 1000 की वैल्यू डालूं या ऑफिस फिक्सचर्स में 1000 की वैल्यू डालूं, डेबिट साइड पे तो 1000 आ ही गया ना, राइट? तो इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको करेक्ट करने के लिए मैं ऑफिस फिक्सचर्स में से निकालूंगा और जनरल एक्सपेंसेस में डाल दूंगा। उसके लिए मुझे जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले कभी किया ही नहीं था। और क्रेडिट कैसे करेंगे? यस, यू राइट, ऑफिस फिक्सचर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ऑफिस फिक्सचर्स को हमने गलत डेबिट किया हुआ था। ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स ये एरर जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इज एन एरर वेयर यू पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट, राइट? मिसाल के तौर पे एसेट को डेबिट करने के बजाय एक्सपेंस को डेबिट कर दें, इनकम को क्रेडिट करने के बजाय लायबिलिटीज क्रेडिट कर दें, राइट? एक्सपेंस डेबिट करने के बजाय ड्रॉइंग्स डेबिट कर दें, तो अब गलत क्लास ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो एंट्री को पास कर दें, राइट? तो जब आप गलत क्लास ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर देंगे तो एंट्री जिस क्लास ऑफ अकाउंट में जानी चाहिए थी उससे हटके वो किसी दूसरे क्लास ऑफ अकाउंट में चले जाएगी, तो ओवरऑल ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस होगा, क्योंकि जहां जिस क्लास में मुझे डेबिट करना चाहिए था उस क्लास के बजाय मैंने किसी दूसरी क्लास में जाके जब डेबिट किया
तो ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हुआ, लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल का एरर है, राइट। तो यहां पे हमने देख लिया पार्ट 20 का। अब हम आगे चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। यहाँ पे वो कह रहा है द फॉलोइंग वाज सम ट्रांजैक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन अप्रैल, ठीक है जी। तो अप्रैल 9 से अप्रैल 19 तक की हमारे पास 10 दिनों की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और आपसे पार्ट सी में कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल गिवन है जिसके अंदर आपको सोर्स डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री दी हुई है, अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट में क्रेडिट करना है, ठीक है जी। अप्रैल 9 का उन्होंने आपको करके दे दिया, मगर फिर भी आपको समझा देता हूँ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू यश, इसका मतलब यश हमारा डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल है। तो कौन सी बुक्स में पोस्ट होगा, तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो होगी हमारी सेल्स जर्नल होगी, बिकॉज सेल्स जर्नल के अंदर क्रेडिट सेल्स हमारी पोस्ट होती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जो होगा वो उसका सेल्स इनवॉइस होगा। बाय द वे स्टूडेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है द डॉक्यूमेंट दैट एविडेंसेस द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। तो अगर मिसाल के तौर पे हमने यश को गुड्स बेचे हैं और मुझसे कोई आके ये कहे कि वाकई हमने बेचे हैं या नहीं बेचे, तो मैं सोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए ये वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ यश को गुड्स गए हैं। सो सोर्स डॉक्यूमेंट is a document that evidences or verifies the transaction has actually taken place, ठीक है जी। तो सेल्स इनवॉइस में सेल्स इनवॉइस बेसिकली वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो क्रेडिट सेल्स को एविडेंस करता है। तो यश को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 11 को एक और ट्रांजैक्शन हुई है, वो कह रहा है यश रिटर्न गुड्स दैट वाज सोल्ड ऑन अप्रैल 9 एज डैमेज। उसने रिटर्न कर दिया यश ने। यश डेटर जब रिटर्न करेगा तो ये कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा हमारे पास सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल में, सेल्स रिटर्न्स जर्नल, ठीक है जी। तो ये सेल्स रिटर्न्स जर्नल के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न जर्नल जैसा बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा स्टूडेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा क्रेडिट नोट। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्रेडिट नोट क्या होता है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले हम ये डेबिट क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी जब रिटर्न आपको डेटर रिटर्न करेगा तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज आपको रिटर्न कर चुका है, ही डजंट ओज यू एनी मोर, सो हेंस डेटर इज एन एसेट, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट फॉल्स द डेटर विल बी क्रेडिटेड, हेंस यश शुड बी क्रेडिटेड। तो यश को हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे हम किसको, सेल्स रिटर्न्स को, ठीक है जी। तो सेल्स रिटर्न्स डेबिट, यश क्रेडिट, ओके जी। अब क्रेडिट नोट समझ लें क्या होता है। देखें, जब कस्टमर जो होता है वो डैमेज गुड्स सेलर को या रिटर्न करता है, तो जब रिटर्न करते वक्त वो उसको एक डेबिट नोट देता है विच स्टेट्स ऑल द रीजंस कि भाई प्रॉब्ली दीज आर द रीजंस कि मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूं और इतनी क्वांटिटी के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं और उसकी सारी वैल्यू। सो दैट इज नोन एज अ डेबिट नोट, जो कस्टमर की तरफ से सेलर को जाता है, ठीक है ना, कि भाई ये गुड्स रिटर्न हो रही है। सेलर उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है, हाँ यार ये गुड्स वाकई डैमेज्ड है और कस्टमर ऐसी बेतुका रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न जब सेलर इसको वेरीफाई कर लेता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट में वो एक और नोट भेजता है, किसको, कस्टमर को, और उस नोट को हम कहते हैं क्रेडिट नोट, विच इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट यस आई हैव एक्सेप्टेड द रिटर्न्स, ठीक है। सो वंस द क्रेडिट नोट हैज बीन इश्यूड बाय द सेलर, ओनली देन the entry for sales returns and the purchase returns will be made। उससे पहले क्रेडिट नोट के बगैर आप सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं बनाते, ये बात याद रखिएगा। क्रेडिट नोट मिलते ही सेलर जो है वो अपना क्या कहते हैं सेल्स रिटर्न्स की एंट्री बनाएगा और क्रेडिट नोट की बेसिस के ऊपर जो बायर था वो परचेज रिटर्न्स की एंट्री बनाएगा, ठीक है जी। सो इस समय ये पता चलता है कि क्रेडिट नोट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेलर एंड द बायर बोथ pass the journal entry for sales returns and purchase returns, ठीक है जी। उसके बाद पेड वेजेस बाय चेक, अगेन इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो हमारे पास पेरोल, वेज शीट, पे स्लिप, ठीक है जी। वेज शीट कह सकते हैं, पे स्लिप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये दोनों चीजें आप कह सकते हैं। वेज शीट क्या होती है, वेज शीट पे स्लिप के अंदर आपका पेरोल कैलकुलेट होता है एम्प्लॉइज का, विच मीन्स कि इतने सारे आपके ये एम्प्लॉइज हैं, ये एम्प्लॉइज होंगे और उनको जो है वो ये सैलरी दी जाएगी, इतना अमाउंट दिया जाएगा और उनकी ये डिडक्शंस होंगी, इतना टैक्स कटेगा, इतना अपना क्या कहते हैं अलाउंसेस कटेंगे, इतना प्रोविडेंट कटेगा और नेट सैलरी उनको ये मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन होती है कि भाई किसको कितनी नेट सैलरी जाएगी, कितनी डिडक्शंस के बाद, ये सारी क्या होती है, इसको हम कहते हैं पे स्लिप या वेज शीट, सही है जी। कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हुई है, जो कि कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस कैश बुक में आती हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको ये बताता चलूं कि कैश बुक वो वाहिद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जो कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और एक लेजर भी है।
क्योंकि कैश बुक का अगर आप फॉर्मेट देखें तो कैश बुक जो होता है उसमें साइमल्टेनियसली हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं और फिर उसी को हम पोस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसका बिकॉज इट इज इन द फॉर्मेट और द ओवरऑल आउटलुक ऑफ द कैश बुक is in the form of debit and credit. Hence, when you are recording it in the cash book, at the same time simultaneously the posting is also being done, right? That is why it is a book of original entry and a book of double entry as well. ठीक है जी। तो वेजेस डेबिट हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है अगर वो बढ़ता है तो, और बैंक क्योंकि कम हो चुका है, बैंक एसेट है, एसेट गिरता है तो क्रेडिट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम इक्विपमेंट लिमिटेड। तो इसमें हमने नॉन करंट एसेट खरीदा है इक्विपमेंट लिमिटेड से, तो ये जो है वो रिकॉर्ड होगा किसके अंदर? ये रिकॉर्ड होगा जनरल जर्नल के अंदर, और इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो होगा परचेज इनवॉइस। ठीक है जी। तो इनवॉइस क्योंकि इशू करेगा इक्विपमेंट लिमिटेड, लेकिन मेरे लिए वो इनवॉइस परचेज इनवॉइस है क्योंकि मैं बायर हूं। ठीक है, इनवॉइस से मेंशन होता है हम कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बायर बाय कर रहा है, यानी उसकी ये प्राइस है, उसकी ये क्वांटिटी है। ठीक है जी, और इतने का वो सेल हुआ है। तो इनवॉइस बेसिकली पूरी जो होती है एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर इशू करता है बायर को, उसमें ये बताया जाता है कि इतनी क्वांटिटी खरीदी गई है, इस रेट पे आपको बेचा, इतना डिस्काउंट दिया, ये सब बातें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो परचेज इनवॉइस जो है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। ये जाएगा किसके अंदर? ये जाएगा जनरल जर्नल के अंदर, क्योंकि नॉन करंट एसेट की परचेजेस जो है वो जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं, विच इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंट्री क्या बनेगी इसकी? ऑफिस फिक्सचर्स को हम डेबिट कर देंगे और इक्विपमेंट लिमिटेड जो कि हमारा पेबल है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये भी मैं आपको बताया चलूं कि इक्विपमेंट लिमिटेड को हमें पे करना है एट अ लेटर डेट, क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिया है, तो इक्विपमेंट लिमिटेड इज आवर पेबल। हाउएवर इक्विपमेंट लिमिटेड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रेड पेबल, इट इज नॉट अ क्रेडिटर, बिकॉज वी हैव बॉट ऑफिस फिक्सचर्स विच इज अ नॉन करंट एसेट फ्रॉम देम। अगर हमने ऐसे गुड्स लिए होते तब ये हमारा क्रेडिटर या ट्रेड पेबल होता। तो फिर इक्विपमेंट लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अदर पेबल। ठीक है जी, दीज आर अदर पेबल्स जो कि करंट लायबिलिटी है। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यहीं तक था, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।